नमस्कार। आज के सोशो अड्डा में बात करेंगे सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। उसके क्या सामाजिक राजनीतिक निहितार्थ हैं? वो कौन से सामाजिक आंदोलन से जुड़ा है? उसका राजनीतिक भविष्य है या नहीं? और मौजूदा वक्त में वो कितना प्रासंगिक है? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो हमारे समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष और हमारे सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट अजय सर इस विषय पर अपना एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। सोशियो अड्डा में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार किन वजहों से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जैसी एक संस्था का उदय हुआ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आई और आज जब वो जंतर मंतर पर पिछले लगभग 10 दिनों से एक अनशन पर है और भारत में जो हमारे शिक्षा मंत्री उनको हटाने की मांग को लेकर के उनका आंदोलन चल रहा है, तो उसके क्या निहितार्थ होंगे? इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे अजय सर से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अ, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये आम तौर पर जो हमारे अ, परंपरागत राजनीतिक दल अब तक बनते रहे हैं, उसमें जो सबसे आखिरी और बड़ा चर्चित दल रहा, आम आदमी पार्टी, क्योंकि उतनी तेज़ी से फिर कोई दूसरा दल न बना, न सफल हुआ। जी, बनने के कुछ ही समय बाद उन्होंने न सिर्फ दिल्ली में सरकार बना ली, बल्कि पैन इंडिया मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो गए। हालाँकि सफलता नहीं मिली, लेकिन गोवा विधानसभा चुनाव में भी वो लड़े और आखिरकार अंततः उन्होंने पंजाब में सरकार बना ली। ऐसा मीडिया में प्रसंगों में आया हुआ है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसके जो अ, अभी तक ख्यात चेहरा हैं, लोकप्रिय चेहरा हैं अभिजीत दीपके, वो किसी न किसी समय कुछ समय तक आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। ये सारा आंदोलन जेन ज़ी का आंदोलन कहा जा रहा है और ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, वैसे ही जेन ज़ी को यहाँ एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और उसी घटनाक्रम को दोहराने का प्रयास हो रहा है, जैसा हमने हाल के दिनों में पिछले कुछ सालों में नेपाल और बांग्लादेश में देखा। आप इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे उभार को किस दृष्टि से देखते हैं और इसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या समाजशास्त्रीय परिदृश्य क्या है? सर पहले तो आपने बात की अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था जिससे कि आम आदमी इंडिया पार्टी अगेंस्ट करप्शन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन। जी, तो जब हम सामाजिक आंदोलनों की बात करते हैं तो उसके 2 स्वरूप होते हैं, एक जो परंपरागत जिसको कि हम ओएसएम भी बोलते हैं, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स भी कहते हैं, जी, और एक नया संदर्भ आया है जिसको हम नियो सोशल मूवमेंट या नव सामाजिक आंदोलन कहते हैं। अन्ना हज़ारे के आंदोलन को अगर देखा जाए तो जो हमारे परंपरागत तरीके थे, उसी तरीके का वो आंदोलन था। क्योंकि इसके लिए प्रयासपूर्वक लोगों को संगठित किया जाता है। हुँ, इसमें एक हायरार्की होती है, स्पष्ट नेतृत्व होता है, कोई एक विचारधारा होती है, कोई एक मुद्दा होता है, जिसके आधार पर लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। जी, सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जो सामाजिक आंदोलन सफलतापूर्वक संचालित होते हैं, वो अक्सर राजनैतिक दलों के रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप इसके पहले जेपी आंदोलन को देखें, तो वहाँ से भी राजनीतिक पार्टियाँ इमर्ज हुईं। जी, लेकिन जब हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, तो वैश्विक संदर्भ में एक नया स्वरूप सामाजिक आंदोलनों का विकसित हुआ है, जिसको कि हम नव सामाजिक आंदोलन कहते हैं, नियो सोशल मूवमेंट। नियो सोशल मूवमेंट कहते हैं। तो अभी जिनकी बात आपने की, जैसे कि आपने चाहे बांग्लादेश की बात की या नेपाल की बात की, तो ये मुख्य रूप से नियो सोशल मूवमेंट का ही एक पर्टिकुलर फॉर्म था। जी, क्योंकि जब हम इनको देखते हैं, तो इसमें बड़ा क्लियर कट कोई एक लीडरशिप नहीं होती, हुँ, ये हॉरिज़ॉन्टली अरेंज्ड होते हैं। हुँ। और साथ ही जितने भी हमारे मीडिया रिसोर्सेज होते हैं, उसके इस्तेमाल से बहुत तेज़ी से अपने विचारों का प्रसार किया जाता है। क्या हम जो 2009 से लेकर 11 और उसके बाद ट्विटर रिवॉल्यूशन और अरब स्प्रिंग हुआ, उसको जी। भी नियो सोशल मूवमेंट के रूप में देख सकते हाँ, हैं? उसको हम इसके भीतर कंसीडर करते हैं, और ख़ास तौर से उन जगहों पे जैसे कि दक्षिण एशियाई देशों में अगर आप देखें,
तो यहाँ पे अभी कहीं न कहीं जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है जी। और यूथ पॉपुलेशन के बारे में कहा जाता है कि ये क्रॉनिकली ऑनलाइन होते हैं। तो हैशटैग मूवमेंट्स जो है यहाँ पे बहुत तेज़ी से ट्रेंड स्प्रेड होते करते हैं हैं, और वो हाँ। ट्रेंड करते हैं और उनके थ्रू। लेकिन इसका जो तरीका होता है वो हैशटैग के थ्रू तुरंत अपने विचारों को प्रसारित करने के साथ ही ज़्यादा सहारा इसमें व्यंग का लिया जाता है। जैसे कि अगर आप हुँ। काकरोच जनता पार्टी को देखें तो नाम से उसने ही देखिए। हाँ, उसने अपना नाम भी जो है एक टिप्पणी जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाँ, यहाँ के बेरोजगारों के संदर्भ में की गई थी, उसको उन्होंने अपने ऊपर हाँ, लेते हुए और कहा कि इसमें अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो आलसी होना आपके लिए अनिवार्यता है। आलसी होना, बेरोज़गार होना, बेरोजगार होना, तो अपने ऊपर ही व्यंग करते हुए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सत्ता को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, वरना अब तक जो परंपरागत पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दलित शोषित किसान पार्टी, जी। समाजवादी पार्टी, युवा पार्टी, हुँ। वो ऐसे प्रतीकों को लेके चलते हैं। इन्होंने कॉकरोच को अपना जी, प्रतीक बनाया है। परंपरागत जितने भी आपके मूवमेंट हुआ करते थे, वो मुख्य रूप से मार्क्सवादी या समाजवादी दृष्टिकोण के आधार पे पूंजीवाद का विरोध। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देखें तो जितने भी आपको जाति आधारित राजनैतिक दल मिलेंगे, उनको आप हमेशा देखेंगे कि वो मनुवादी व्यवस्था का विरोध के नाम पे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध के नाम पे, वो अपने आप को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं आप, तो यहाँ पे जो जनजी का आंदोलन है, वो इस तरीके के संदर्भों में बटा हुआ नहीं होता है, बल्कि वो कुल मिला-जुला कर सत्ता की उदासीनता को उसके सामने स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि जो भी आपकी संस्थाएँ हैं, वो उनको उचित सम्मान दें हुँ, और उनकी जो भी आवश्यकताएँ हैं, उनको आप कंसीडर करें और उसके ऊपर आप काम करें। जी। जी, तो तो ये जो आपका कॉकरोच जनता पार्टी है, ये मुख्य रूप से जो बेरोज़गारी की समस्या है और साथ ही जो सत्ता की और उनकी संस्थाओं की उदासीनता है, क्योंकि अभी इस समय हम जननांकिकीय लाभांश की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड डिविडेंड। की बात कर रहे हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जब तक आप अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट नहीं करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको आप एरेडिकेट नहीं करेंगे, उसके लिए आप कोई फ़र्म स्टेप नहीं लेंगे। तब तक उनको आप कॉकरोच और आलसी कहें, हाँ। ये उनके लिए उचित नहीं होगा। हुँ। अच्छा, जैसा कि आज एक रिपोर्ट भी आई है, जिसमें भारत ख़ास तौर से दक्षिण पूर्व एशिया के उन कुछ देशों में है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की दर सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, ऐसा उस रिपोर्ट का मानना है। जी, ऐसे में जब ये बेरोज़गारों के द्वारा, आलसी बच्चों, युवाओं के द्वारा, जेन ज़ी के द्वारा और कॉकरोच जैसे प्रतीक चिन्ह को लेकर के बनी हुई पार्टी है और ख़ास तौर से ये ऑनलाइन है, इस पार्टी का वजूद, वहाँ से शुरू हुआ। इसका आप वर्तमान कैसा देखते हैं और भविष्य में इसका क्या उभार या प्रभाव भारतीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ेगा? सर इस तरीके की जितने भी क्योंकि जब भी हम नियो सोशल मूवमेंट की बात करते हैं, तो ये हमने आपको क्लियर किया कि पहले के जो आपके मूवमेंट थे, वो आपके मार्क्सवादी और समाजवाद पर आधारित हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखें, तो जितने भी विचारकों ने इसके ऊपर स्टडी की है, जैसे कि अगर आप हैबरमास की बात करें, एलन टोरिन की बात करें, जिन लोगों ने नियो सोशल मूवमेंट की स्टडीज़ को सबसे पहले इनिशिएट किया, सबसे ज़्यादा वर्क उन लोगों का है। एंगल हार्ट का भी कहना है कि नियो सोशल मूवमेंट सामान्य रूप से उत्पन्न तब होता है, जबकि आपकी भौतिक आवश्यकताएँ पूरी हो चुकी होती हैं और जब आप पोस्ट मैटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ के संदर्भ में सोचना शुरू करते हैं। उत्तर भौतिकवादी मूल्यों के संदर्भ में, जैसे कि पर्यावरण के संदर्भ में जी। या लिंग समानता के संदर्भ में, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के संदर्भ में, तब फिर नियो सोशल मूवमेंट इमर्ज होते हैं। हुँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये जो उभार है, ये आपका जेन-ज़ी, जो कि अभी आपकी जनसंख्या का लगभग 65% है। हुँ। तो सिग्निफिकेंट उनके नंबर। भीतर जो अब इस समय आवश्यकताएँ हैं, उनके संदर्भ में ये उभार हुआ। लेकिन इसके बाद भी अगर भारतीय विचारकों का संदर्भ अगर लें हम, जी। जैसे कि रामनाथ गुहा की बात करें, हुँ, ओमविट की बात करें, तो इन लोगों का कहना है कि अभी भी लेकिन आप भारत चूँकि एक विकसित राष्ट्र नहीं है, तो यहाँ पे आप ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट को पूरी तरीके से एक-दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। हुँ, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में काम करता है, हुँ, क्योंकि भारत में जितने भी आपके आंदोलन पहले भी हुए, जैसे कि अगर आप यूरोप में देखें, तो वहाँ पे पर्यावरण के या नारीवाद के जो आंदोलन होते हैं, तो पर्यावरण के आंदोलन जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए होते हैं, हुँ, ना कि वो किसी फाइनेंशियल डिमांड के लिए होते हैं। लेकिन ठीक जब बात आप है। अपने यहाँ चिपको आंदोलन को देखें,
नर्मदा आंदोलन को बचाओ, देखें, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो वो केवल और केवल पर्यावरण के लिए नहीं थे, बल्कि वो जल, जंगल, ज़मीन के अधिकारों के लिए भी थे। ठीक कह इसका रहे हैं। मतलब कि दोनों ही तरीके के। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो इनके आधार हैं, जिनके माध्यम से इनका प्रसार हो रहा है, वो तो नियो सोशल मूवमेंट से रिलेटेड हैं। हुँ। लेकिन इनकी जो डिमांड्स हैं, अगर आप उनको देखें, तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जो हमारी संस्थाओं की असफलता है, जैसे कि नीट पेपर लीक, ठीक कह रहे हैं। उसके लिए संस्थाओं की जवाबदेही को न तय करना, उसका भी विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहीं न कहीं अभी भी हमारे आर्थिक और रोजगार, शिक्षा, इन सबसे संबंधित मुद्दों को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है और इसके लिए मॉडर्न मैकेनिज़्म को अडॉप्ट किया जा रहा है, इसके स्प्रेड करने के लिए। जैसा आपने शुरू में पूछा था कि इसका भविष्य क्या हो सकता है भारत जी। के संदर्भ में? हाँ। तो अगर इस तरीके के आंदोलन देखें तो रिसेंटली 2024 और 2025 में बांग्लादेश और नेपाल, इन 2 जगहों के उदाहरणों को हम लोगों ने देखा। तो बांग्लादेश में अगर आप देखें, तो सरकार ने इसको संवेदनशीलता के साथ स्वीकार नहीं किया। वहाँ पे इंटरनेट पे पाबंदी की गई, 26-27 वहाँ पे जो आपके प्लेटफ़ॉर्म्स थे उनको बैन किया गया, जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन को बाहर ना भेज सकें। इसके अलावा फिर जो है उनको क्रश करने के लिए गोलीबारी भी की गई, जिसमें लगभग 1400 लोगों की मृत्यु भी हुई। लेकिन वहाँ पे अभी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उस तरीके के डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए वहाँ पे इसके आधार पे जो पॉलिटिकल पार्टी गठित की गई थी, उसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। नहीं मिली। लेकिन उसके अपोज़िट अगर आप नेपाल में देखें, तो वहाँ पे जनजी आंदोलन ने वहाँ तख्ता पलट करने के साथ-साथ ही अल्टरनेटिव सिस्टम को भी एस्टेब्लिश कर दिया बालन शाह के रूप में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, तो हम लोगों के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत डीप रूटेड हैं। तो यहाँ पे इतनी आसानी से इस तरीके का कोई तख्ता पलट या बदलाव इसमें तो हमें नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन धीरे-धीरे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो भी छात्र वर्ग है, जो भी रोजगार खोजने वाला व्यक्ति है, वो धीरे-धीरे इससे जुड़ रहा है और उसकी परिणति अभी आपको दिल्ली में दिखाई दे रही है कि धीरे-धीरे अब उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एफ़िलिएट होने लगी हैं। अभी आपने देखा कि सोनम वांगचुक भी आ गए, वो भी वहाँ पे इसमें, और साथ-साथ लोग छुट्टी लेकर के भी वहाँ पे जाकर के उस धरने में बैठने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब कि जागरूकता लोगों में बन रही है और अगर संवेदनशीलता के साथ सरकार ने इसको ट्रीट नहीं किया, तो ये बहुत तेज़ी से एक बड़े आंदोलन के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। और यही जो हमारा जो डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक क्राइसिस के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर ये युवा इसी तरीके से असंतुष्ट रहे और उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करने की कोशिश सरकार ने नहीं की तो। बिल्कुल ठीक कहना है। यानी कि हमारे राजनीतिक संस्थानों को, हमारे शासन प्रशासन से जुड़े प्राधिकरणों को, जनता से जुड़े मुद्दों से बहुत संवेदनशीलता के साथ उनकी शिकायतों को न सिर्फ सुनना चाहिए, बल्कि दूर करने का प्रयास करना चाहिए और ये संदेश स्पष्ट रूप से देना चाहिए कि सरकार जनता के प्रति न सिर्फ जवाबदेह है, बल्कि जहाँ पर ऐसी ज़रूरत है, तो जो भी कुछ कमियाँ पाई गई हैं, विफलताएँ हुई हैं, उनके लिए जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और उनको अपने ज़िम्मेदारी के लिए, विफलता के लिए पद से हटाया भी जाएगा। हम इस उम्मीद के साथ सोशल अड्डा के इस अंक में समझते हैं कि आपको ये विषय पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि सोशल अड्डा में ऐसे तमाम सोशल इश्यूज़ को लेकर के हम आपके पास आएँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसलिए आपसे गुज़ारिश करते हैं कि देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।